गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी। तो चलिए आज 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में से, जो कि केवीएस का इकोनॉमिक्स का पीजीटी का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इसमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पावर, एनर्जी, रोड्स, रेलवेज़, एयरवेज़, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पावर जनरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट, ये सब इंफ्रा के पार्ट है, लेकिन फूड प्रोडक्शन जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, वो हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। सी वाला आपका एकदम सही आंसर है, दैट इज़ द फूड प्रोडक्शन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिनी कोफिशिएंट मेजर्स। जो आपका जिनी कोफिशिएंट है, जिसे गिनी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, तो गिनी कोफिशिएंट जो होता है आपका, वो आपका रिलेटेड है जो मेजर करता है इनकम इनक्वालिटी को, पावर्टी से रिलेटेड है। तो पावर्टी से रिलेटेड है और वहाँ पर इनकम इनक्वालिटी को मेजर करते हैं हम। तो 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ इनकम इनक्वालिटी। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। जो आपके अमर्त्य सेन हैं वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही रिनाउंड पर्सन हैं, जिन्होंने अपना इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में से। तो सही जो आपका है, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ दी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ शेड्यूल बैंक हैव टू बी रजिस्टर्ड विद। जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं उनको मतलब कहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं वो कौन से बैंक होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसका जो सेकंड शेड्यूल है, किसका सेकंड शेड्यूल, जो आरबीआई एक्ट है 1934, उसका जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जितने भी जो क्राइटेरिया दिया गया उसको जो सेटिस्फाई कर लेते हैं बैंक्स, उसको ही हम शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं। देखिए शेड्यूल बैंक्स में बहुत सारे बैंक्स आते हैं, आपके कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, डेवलपमेंटल बैंक्स भी आते हैं, रीजनल बैंक्स भी आते हैं और फॉरेन बैंक्स भी आते हैं। जैसे मैं अगर कुछ शेड्यूल बैंक्स का एग्जांपल दूँ तो जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे ही आपके शेड्यूल बैंक्स के अंदर आते हैं। तो आपको पता है कि फादर ऑफ ऑल बैंक्स दैट इज़ एसबीआई, सॉरी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो शेड्यूल बैंक्स हैं उनको कहाँ रजिस्टर कराना होता है, तो आप समझ ही गए होंगे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ आरबीआई। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर। चलिए एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहला है लेबर इज़ पेरिशेबल। लेबर इज़ पेरिशेबल, ऑब्वियसली पेरिशेबल का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद पैरिश हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो लेबर है, लेबर कौन लेबर कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं, तो वो पेरिशेबल तो होते ही है। सेकेंड ऑप्शन है लेबर हैज़ लेस मोबिलिटी। तो अगर हम और चीज़ों को, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कैपिटल हो गया, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कैपिटल के कंपेयर में जो लेबर होता है वो लेस मोबाइल होता है। तो बी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है। इसमें से पूछ रहा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लेबर का नहीं है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ द लेबर, एंड डी है इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ द लेबर। तो देखिए इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ द लेबर, तो देखिए जो लेबर की सप्लाई होती है वो जनरली क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सी ऑप्शन बच जाता है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर। देखिए जो बार्गेनिंग पावर होती है लेबर की, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर लेबर का अबंडेंस होगा, यानी कि लेबर आपके ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पर लेबर्स की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो कम होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, दैट इज़ सी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
that is strong bargaining power of the labor. That this is not the characteristic of labor. Now the next question, question number 6. Who among the following said population increases in the geometrical progression, food increases in the arithmetic progression? तो ये आपके किसने कहा था? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए माल्थस, बी ग्रेशन, सी ईगल्स एंड डी कीन्स। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये माल्थस ने दिया था, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? माल्थस हो जाएगा। ठीक है, माल्थस, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखिए जोग्रामेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है लाइक दिस, 2 4 8 16 देन 32। ये हो गया आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सॉरी, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग। और आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है, दैट इज़ 1 2 3 4। और यू कैन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ 2 4 6 8। आप देख रहे हो 2 2 के मार्जिन से बढ़ रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने देखा था कि वो जो भी आपका आ रहा है वो डिजिट वो उसको डबल कर दे रहा है। ठीक है, मतलब मल्टीप्ले प्रोडक्ट है एक्चुअली वो। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए डेटा कलेक्ट करता है? ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो एनएसएसओ है, सीएसओ है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, एएसआई आरबीआई, चार ऑप्शन दिए हुए आपके, एएनएसएसओ, बी सीएसओ, सी एएसआई एंड डी आरबीआई। मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में शायद 10 क्वेश्चन से डिस्कस कर पाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट होगा मैं उसका अपलोड कर दूंगी। देखिए एनएसएसओ का जो काम होता है, एनएसएसओ को क्या, देखिए ये एनएसएसओ सीएसओ एक ही स्टैटिस्टिकल विंग के अंदर आते हैं। और वो किसका स्टैटिस्टिकल विंग है तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट जिसको कहा जाता है शॉर्ट में MOSPI। ठीक है, MOSPI का ही विंग है। दो विंग्स होते हैं, एक है स्टैटिस्टिकल विंग और दूसरा है आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। तो स्टैटिस्टिकल विंग में आपके दो आते हैं, एक आता है एनएसएसओ और दूसरा आता है सीएसओ। तो एनएसएसओ क्या करता है? एनएसएसओ बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक डेटा को कलेक्ट करता है, यानी जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उस पे डेटा कलेक्ट करता है। पीरियोडिकली डेटा कलेक्ट किया जाता है, यानी कि हर 5 साल में डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे डीमोग्राफिक फैक्टर्स पे भी डेटा एनएसएसओ कलेक्ट करता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डेटा है वो भी एनएसएसओ कलेक्ट करता है। और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा जो होता है वो भी एनएसएसओ कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आपका आंसर है वो है आपका एनएसएसओ। सीएसओ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो सीएसओ है, आपको बता दूं कि सीएसओ जो क्या करता है, जो सबसे बड़ा काम है वो है इकोनॉमिक सेंसेस। ठीक है, इकोनॉमिक सेंसेस। तो ये जो इकोनॉमिक सेंस है, एक पॉपुलेशन सेंसस होता है, दूसरा आपका इकोनॉमिक सेंसस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आपको, ये आपको याद रखना है। इकोनॉमिक सेंसस कौन करता है? तो सीएसओ करता है, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, और एनएसएसओ का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो सीएसओ मैं बता रही थी इकोनॉमिक सेंसस करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी कौन करता है? वो आपका सीएसओ करता है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं तो एनुअल सर्वे जो होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो भी उसका भी डेटा कौन कलेक्ट करता है? सर्वे कौन करता है? सीएसओ। डेटा रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? सीएसओ। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी जो इंडेक्सेस बनते हैं अलग अलग, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा होता है उसके जो इंडेक्सेस बनते हैं वो भी आपका सीएसओ बनाता है। एंड वन द लास्ट यू कैन से सीपीआई, आपने सुना होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो भी आपका कौन बनाता है? सीएसओ। उससे रिलेटेड मतलब डेटा कलेक्ट करके सीपीआई कौन क्रिएट करता है? सीएसओ करता है, रूरल एरिया का भी और आपके अर्बन एरिया का भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यूड एज अ नेशनल डेट?
देखिए नेशनल डेट क्या होता है, पहले एक बार सुन लीजिए। नेशनल डेट जो होता है, नेशनल डेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कितना उधार गवर्नमेंट ने ले रखा है, ठीक है। नेशनल डेट क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं न, तो नेशनल डेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना उधार ले रखा है। तो देखिए यहाँ ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस है आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखिए ऑप्शंस हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड प्रोविडेंट फंड। तो देखिए इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारी सिक्योरिटीज़ इशू करती है जिसके थ्रू वो फंड रेज करती है पब्लिक से, और उन सिक्योरिटीज़ जिसके थ्रू वो फंड्स रेज, जैसे बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पब्लिक डेट होते हैं एक तरीके से, या कह लीजिए नेशनल डेट होता है, यानी कि गवर्नमेंट को वो पैसा क्या करना होता है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट वापस करना होता है, ठीक है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, कौन सा नहीं है, तो वो आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, बाकी सारे होंगे दैट इज़ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो एक तरीके की ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू लोग टैक्स की सेविंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं एनएससी, जिससे वो टैक्स देने से बच जाते हैं क्योंकि टैक्स डिडक्शन मिलता है एनएससी पे। पीएफ आपको पता ही है, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में आपको पता ही है कि एम्प्लॉयर से, कोई भी एम्प्लॉय है तो उसका जो पीएफ होता है उसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं, और बाद में पीएफ अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट वो पैसा एम्प्लॉय को मिल जाता है। तो ये भी एक तरीके का नेशनल डेट है, ठीक है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। आईसीआईसीआई बैंक जो आपको पता है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, टेस्को भी है, वो भी आपका एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है टेस्को, ठीक है। तो बचा कौन सा, ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन होगा नहीं। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपको पता है, ये आपकी एक पीएसयू है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ भेल। Now the next question is, who among the following was the first chairman of the planning commission। तो देखिए प्लानिंग कमीशन आपको पता ही होगा, प्लानिंग कमीशन हमारा कब बना था, तो प्लानिंग कमीशन आपका बना था 1950 में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है, प्लानिंग कमीशन काम जो भी मतलब देश की इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, प्लानिंग प्लानिंग का काम होता है, वो आपका प्लानिंग कमीशन देखता है। आपका कई सारे 5 ईयर प्लान्स आए थे, अगर आपको याद हो, टोटल 12 5 ईयर प्लान आए थे। तो पहले प्लानिंग कमीशन बना था, और प्लानिंग कमीशन के जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जेबी कृपलानी। तो सही ऑप्शन जो आपका है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वो थे आपके फर्स्ट चेयरमैन। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस कर दिया है, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने, नीति आयोग ने। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए नीति का, तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नीति आयोग के, वो हैं आपके डॉक्टर अय्यर, अय्यर हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि इस समय सॉरी नीति आयोग के आपके चेयरमैन कौन है, तो वो है डॉक्टर अय्यर, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रही हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊँगी, जिसमें आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके। मैं कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर कुछ कमियां रह गई हों तो उसको भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच।